देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक बस्तर समेत पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बस्तर में सुरक्षा बलों ने संकल्प अभियान चलाया था, जिसमें 10,000 से अधिक की संख्या में सुरक्षा बल के जवानों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। सुरक्षा बलों को अंदेशा था कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में सेंट्रल कमेटी मेंबर चंद्रन्ना, सीसीएम रामचंद्र रेड्डी, सीसीएम सुजाता, सीसीएम हिड़मा, पीएलजी का कमांडर बारसे देवा समेत बटालियन नंबर 1 के सैकड़ों कैडर मौजूद हैं। हालांकि लगभग 10 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं आया, लेकिन पुलिस के जवानों ने कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराकर यह दावा किया कि उन्होंने नक्सलवादियों के इस अपराजेय किले को फतह कर लिया है। हम लोग भी ऑपरेशन संकल्प को कवर करने के लिए बस्तर में थे। बस्तर में चाहे कर्रेगुट्टा की काली पहाड़ी हो या फिर बस्तर के हरे जंगल, कई बार अचानक उनका रंग खून से लाल हुआ है। बस्तर के कई रिश्ते घावों में से हम कुछ कहानियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज आपको लेकर चल रहे हैं जगरगुंडा, जहां हजारों आदिवासी सालों तक फेंसिंग के भीतर कैद रहे, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे ताड़मेटला का हाल, जहां एक साथ 76 जवानों की शहादत हुई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां हजारों लोगों को सालों साल तक भेड़ बकरियों की तरह बाड़ेबंदी में रखा गया है। जी हां, हिंदुस्तान के बिल्कुल बीचों बीच वो जगह मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर। मैं हूं राघवेंद्र। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के जगरगुंडा गांव में मौजूद हूं। यही वो जगह है जहां सन 2005 में सलवा जुडूम जब शुरू हुआ था, उसके बाद न केवल जगरगुंडा बल्कि आसपास के 4-5 गांवों की हज़ारों की आबादी को ला करके पुलिस की घेरेबंदी में और कटीले तारों की बाड़ेबंदी में रखा गया था। वो सारे के सारे गांव वाले 2005 से लगभग 2017-18 तक, मतलब 14 सालों तक इस बाड़ेबंदी के बीच रहे। चारों तरफ कटीले तारों की फेंसिंग थी और जो बाहर निकलने या भीतर आने के जो मार्ग थे उन पर सीआरपीएफ की चौकियां लगी थी, तो आप बिना पूछे उनसे ना तो बाहर जा सकते थे ना भीतर आ सकते थे। मैं इस वक्त जगरगुंडा के उस चौक पर मौजूद हूं। आप मेरे बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो ये जो पीले रंग की बिल्डिंग दिख रही है, ये दरअसल एक बैंक हुआ करती थी। 2003 के आसपास नक्सलियों ने इस बैंक को लूट लिया था। इसके अलावा और बाएं तरफ आप देख रहे होंगे कि एक पुलिस का पोस्ट बना हुआ है, और वो फॉरेस्ट की बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया था। 2003 की ये जब वारदात हुई तो उससे पहले बताया जाता है कि जगरगुंडा एक बहुत बड़ा, इस पूरे दक्षिण बस्तर के इलाके का एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ भारत की, न केवल भारत की बल्कि कहना चाहिए कि एशिया की सबसे बड़ी इमली की जो मंडी थी वो इसी जगरगुंडा गांव में थी। तो जगरगुंडा की क्या है कहानी, इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ स्थानीय लोगों से। तो जगरगुंडा की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जगरगुंडा गांव के कुछ रहवासी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? श्रीमती सूर्यकांता जी। आप जगरगुंडा में कब से रह रही हैं? तो मेरा शादी तो ही हुआ है सर। अच्छा, कितना साल हो गया आपकी शादी को? होके 40 साल हो गए। 40 साल हो गया आपकी शादी को। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए कि सलवा जुडूम का जो कैंप लगा था वो 2005 या 6 में लगा था? 6 में ना? 5 में। 5 में जी। अच्छा, तो सलवा जुडूम कैंप में बताया जाता है कि जब सलवा जुडूम का कैंप यहाँ था तो पूरा एरिया को तार से घेरा कर दिए थे और ना कोई अंदर आ सकता था ना कोई बाहर जा सकता था। तो कैसे रहते कैसे थे लोग यहाँ? रहते थे अपना परेशानी होके रहते थे सर। जैसे मोदी सरकार ने चावल वावल बेचते थे, उनको पता चला कि ऐसा ऐसा है गांव में, तो चावल वावल राशन पानी सब बेचते थे। तो हम लोग बाउंड्री के अंदर में रहते थे और
सब मतलब इधर आने जाने के लिए बहुत परेशानी रहता था उस समय। जब से सलवा जुलूम यहाँ खुला तब से, उससे पहले तो परेशानी नहीं था। जब से सलवा जुलूम खुला उस समय से परेशानी हुआ, तो इसी खाने पीने के लिए परेशानी था। तो ये बताइए कि हम लोगों को तो ये भी मालूम है कि जब राशन आता था उधर चिंतलनार की तरफ से, तो चिंतलनार के आगे का पूरा सड़क नक्सली खोद देते थे और बार बार खोद देते थे। तो हमने तो ये सुना है कि कई बार ये होता था कि जेसीबी रास्ता बनाती थी और उसके बाद फिर गाड़ी पुलिस प्रोटेक्शन के घेरे में गाड़ी धीरे 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 करके कई दिन में पहुंचती थी। आपको पता है कि कितना दिन लगता था राशन का गाड़ी आने में? लगता था सर 1 महीना 2 हफ्ता ऐसे लगता था आने में। सिर्फ 12 किलोमीटर से आने में 1 हफ्ता या 15 दिन लगता था। जैसे दोरनापाल से आने में लगता था। यहाँ से तो आ जाता था रात भर दिन भर में, शाम तक पहुँच जाती थी गाड़ी। तो राशन दूसरा दिन फिर बांटते थे फिर। तो दोरनापाल कितनी दूर है जहाँ आने में 15 दिन लग जाता था या हफ्ते लग जाते थे? मतलब 56 किलोमीटर है सर। यहाँ से 56 किलोमीटर है जगरगुंडा से दोरनापाल। अच्छा। जो राशन आने के लिए कम से कम यहाँ से कम से 1 महीना तो लग ही जाता था। अब वहाँ से जिस निकल रहा है तो कभी पोलमपल्ली में रुक लिए, कम से कम सप्ताह और वहाँ रुक जाते रहे। और राशन आता रहा तो 6 महीने में आता रहा। जैसे अभी जुलाई आ रहा है, तो अभी पहले जैसे जुलाई आ रहा है तो जून में आ जाता रहा राशन। उस पर राशन जैसे वहाँ भर के निकलते रहे तो फिर पोलमपल्ली में रुक लिए 1 दिन। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर 1 महीना 1 मंथ 1 सप्ताह भर लग जाता रहा। फिर उनका फोर्स मतलब गश्त लगने के बाद वहाँ से फिर क्या होता रहा, फिर जैसे फिर चिंतक पर रुक जाते रहे। ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पहुँच जाते रहे। हम लोग मतलब बहुत सारे परेशानी था श्रम यहाँ पहुँचने में सबसे ज़्यादा। यहाँ जब तो मान लीजिए कि जैसे बारिश का दिन है अगर, तो तब तो और ज़्यादा दिक्कत आता होगा क्योंकि रोड कच्चा था और उसके बाद फिर पूरा रोड काट दें तो गाड़ी। लेकिन 1 महीना लगना सिर्फ 56 किलोमीटर, मतलब लगता है कि यकीन करना मुश्किल है कि 1 महीना मतलब आदमी पैदल भी चढ़े, घोड़ा गाड़ी पे भी चढ़े, पुराने ज़माने में खच्चर भी चलता होगा, बैलगाड़ी भी चलता होगा, तो 1 महीना तो 56 किलोमीटर आने के लिए 1 महीना यकीन नहीं होता है। जी तो जी सर, वो क्या बोलते हैं 1 महीना इसीलिए लगता रहा क्योंकि उस समय शायद फोर्स कम थी लगता, और ना उस समय डर का माहौल बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा अगर अभी भी जैसे बाहर निकलते हैं तो पहले जब बाहर निकलते तो डर रहता रहा। अभी क्या फ़िलहाल ठीक हो गया है अभी। तो उस समय फोर्स के साथ हम लोग आना जाना और फोर्स के साथ वापस भी जाना जाना, और हम लोग गाड़ी की सुविधा भी नहीं था तो उसी के सहारे हम लोग जाया करते थे हम लोग। और फोर्स के साथ जैसे क्या बोलते हैं जब चावल जब राशन आता रहा तो उसी के साथ हम लोग आते रहे हम लोग। बस। तो ये बताइए अब क्या हालत है, मतलब अब किसी तरह का नक्सलियों का डर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है? अभी तो पूरी तरह से डर खत्म हो गया। अभी गाड़ी आना जाना, बस में आना जाना चालू हो गया। बिंदा मतलब आ जा सकते हैं कोई डर वाला उतना बात नहीं है अभी पहले जैसे। लेकिन वो भी हम लोग का यही है कि ताराबाड़ी आज भी हम लोग अभी अंदर में रहते हैं। सब जगह खुल चुका है लेकिन हमारे यहाँ आज भी हम लोग ताराबाड़ी के अंदर रहते ही हैं हम लोग। और शाम होते ही 6 बजे ताराबाड़ी बंद हो जाता है और सुबह फिर 6-5 बजे फिर खुल जाता है। अच्छा। ओह, अभी हम लोगों ने देखा कि एक बस यहाँ से गुजरी है, बहुत सारे लोग बस में बैठ करके शायद बीजापुर की तरफ या दोरनापाल की तरफ जा रहे थे। आप बताइए। और बस वाले से हम लोगों ने बात की तो उसने बोला कि ये बस सिर्फ 1 महीना पहले चालू हुआ है, तो 1 महीना पहले यहाँ बस भी नहीं था, तो कैसे लोग आना जाना कर रहे थे? उस समय हम लोग जैसे पिकअप व्यवस्था हो जाता रहा, जैसे आसपास चिंतलनार को मिल जाता रहा, जगरगुंडा का पिकअप मिल जाता तो उसी में आना जाना करते थे। उससे पहले बिल्कुल बस की सुविधा बिल्कुल नहीं था। अभी 1 ही महीना हुआ चालू हो गया है। अभी 2 से 3 बस अभी चालू हुआ है, उससे पहले बिल्कुल बस नहीं था। अब जैसे बीजापुर से बासागुड़ा से जगरगुंडा तक जो रोड क्लियर मतलब रोड बना है, तब से क्या धीरे धीरे बस में आना चालू हो गया है। लेकिन बता रहे थे कि सिलगेर तक पहले बस जाती थी, सिलगेर से आगे नहीं, क्योंकि वहाँ उस तरफ सड़क बिल्कुल बंद थी, कोई मैंने बड़ा गाड़ी वाला सड़क नहीं था वहाँ। उधर से रोड बन चुका था सर सिलगेर तक, बस इधर सिलगेर से जगरगुंडा नहीं बना हुआ था, जिसके कारण ना बस सिलगेर तक ही आती रही, उधर से वापस बीजापुर वापस चले जाते रहे। जैसे सिलगेर से जगरगुंडा तक बस जब रोड बन गया है तब से चालू हो गया है यहाँ से बस। उससे पहले बस नहीं चल रहा था, जिसके कारण अब यहाँ तक जगरगुंडा तक जैसे रोड सड़क बनी तब से क्या है आसपास जैसे बाकी बस आ रही है तो उसको देख के बाकी बस भी आना चालू कर दिए हैं यहाँ पर। तो ये बताइए कि अब राशन की दुकानें
बराबर चालू है यहाँ, राशन टाइम से मिलता है? जी हाँ, अभी राशन दुकान चालू है, राशन समय पर हम सभी को मिल जाता है अभी। सड़क बन गई है, बिजली का क्या हाल है? बिजली बहुत दिक्कत है, सबसे ज़्यादा बिजली का दिक्कत है सर हमारे यहाँ। अभी तक हमारे सब स्टेशन में पूरी तरह निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं, और पूरा जो लाइन दंतेवाड़ा से जो जगरगुंडा खींचने वाले था वो भी कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अब लगता है ऐसा कम से कम 5 साल लग जाएगा वो कंप्लीट होने के लिए। और इधर से जाने के लिए बस के लिए दिक्कत, एक ही बस चलती है दंतेवाड़ा के लिए, बाकी इधर तो 2 से 3 बस लगी हुई है। और मेन राशन के लिए भी सभी को राशन मिल ही रहा है। अब हमारा मेन दिक्कत है कि बैंक का दिक्कत है सर हमारे यहाँ। बैंक के लिए तो बैंक तो था, उसको बताते हैं कि नक्सली लोग उड़ा दिए थे। कब ये वाली घटना कब हुई थी जब नक्सल, तो बैंक को क्या पूरा लूट लिए थे? बैंक को ना सर पूरा बम के सर उड़ा दिए थे पूरा। अच्छा, ये कब की बात है? ये 2002-3 की बात है सर। उस समय पूरा बम के साथ उड़ा दिए थे। तब से क्या बैंक पूरा बंद ही, अब दोरनापाल में चली रही थी जगरगुंडा के नाम से। अब धीरे धीरे दोरनापाल में फंस गया है। अभी एक नया हाल में बैंक खुला है, लेकिन इसका भी पता नहीं कौन सी बैंक, वो नहीं जानता। और लेकिन हम लोग चाह रहे थे सर कि हमारे सरकारी बैंक आ जाए, जो धान खरीदी वाला सरकारी बैंक आ जाए तो और अच्छा था। हम लोग यहाँ एर्राबोर तक जाना पड़ता है, दूर पड़ जाता है हम लोग को। तो इसलिए ऊपर ग्रामीण बैंक भी आ जाए और अच्छा रहता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग आधा ज़्यादा जो खाता का लेन देन है वो ग्रामीण बैंक का ही आधा खाता का लेन देन है। तो मेरे को ये बताइए कि गांव में स्कूल का और स्वास्थ्य क्या हाल है? स्कूल कहाँ तक का स्कूल है यहाँ? यहाँ स्कूल का ठीक है सर। अभी क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के लिए मेन तो अस्पताल बन गया है, लेकिन क्या बोलते हैं डॉक्टर सही हमारे यहाँ नहीं रह, अच्छे डॉक्टर हमारे पास नहीं है। और नहीं, तो अस्पताल में कोई डॉक्टर है जो रेगुलर? हाँ, वो लोग हाँ रहते हैं, डॉक्टर लोग रहते हैं। अच्छा। और डॉक्टर की आवश्यकता है हमारे यहाँ। अच्छा जी। और अगर मान लीजिए यहाँ काम नहीं बना, यहाँ के डॉक्टर से कोई बड़ा ऑपरेशन हो या कुछ दूसरी चीज़ हो, कोई बड़ा बीमारी हो गया, तो कहाँ जाना पड़ता है? हम लोग को अगर जैसे कोई बड़ा बीमारी हो, एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग अभी क्या बोलते हैं जगदलपुर या सुकमा जाना पड़ता है। और ना हम लोग को एम्बुलेंस की ज़रूरत, एम्बुलेंस भी नहीं है सर। एक ही है छोटा जो गाड़ी, जो बोलेरो टाइप वाला, उसी का सहारा करना। वो एक ही गाड़ी जाता है, बाकी किसी को कुछ हो गया तो है ही नहीं, व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने देखा एक वो मोटरसाइकिल वाली छोटी एम्बुलेंस यहाँ खड़ी थी, वो किसके काम आती है? वो मतलब डिलीवरी केस वाले के लिए काम आती है सर। वो चलती है अभी, मैंने चलती है? जी चलती है। अच्छा, स्कूल के बारे में आपने पूरा नहीं बताया। स्कूल का क्या हाल है? कौन सी क्लास तक है स्कूल? टीचर्स हैं जितने होने चाहिए? यहाँ सर पहली से लेकर 12वीं तक क्लास स्कूल चल रही है यहाँ। अच्छा। और सभी टीचर है अब यहाँ। और अभी हम लोग और टीचर की आवश्यकता है यहाँ पर। ये पूरी तरह पूरे टीचर के और कमी पड़ रहा है हमारे यहाँ, और टीचर की आवश्यकता है यहाँ। तो एक और चीज़ बताइए कि जैसे ये सारा काम तो रुका हुआ इसलिए था क्योंकि ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे नक्सलियों का, चिंतलनार को तो लोग बोलते थे कि लिबरेटेड जोन जो उनका था उसकी राजधानी ही थी। तो सारा विकास का काम सिर्फ इसलिए रुका हुआ था कि यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी थी, यही सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं सर। ये क्या है, शुरू से क्या बोलते हैं गढ़ जैसे हो गया रहा है यहाँ पर, तो इसलिए तो डर जैसा हो गया। अब मेन क्या है, अब किसी का ऐसा लगता है कि यहाँ टारगेट यही बना कर गए थे, जिसके कारण हम लोग तीनों रास्ता बंद कर दिए थे, जिसका हम लोग आने जाने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया रहा। और मेन सेंटर ही पड़ जाता है जगरगुंडा। अगर ये रास्ता खुले रहता तो हम लोग का क्या बोलते हैं हर चीज़ का सामान हम लोग को मिल जाता है। ये मेरे को एक चीज़ और बताइए कि बताया जाता है कि एक ज़माने में जगरगुंडा शायद 2000 के पहले तक या 2001-2 तक जगरगुंडा बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा इमली का मार्केट जो है वो जगरगुंडा में लगा करता था। उस समय का कुछ याद है आपको? हमको तो याद नहीं है सर। पहले बहुत अच्छा बाज़ार लगता रहा सर यहाँ। आसपास एरिया वाले बहुत लोग आते रहे यहाँ बाज़ार करने के लिए। अभी क्या, जैसे अभी हाल में अब चालू हो गया बाज़ार को देखते हुए, धीरे धीरे लोग बस आना जाना कर रही है, तो जिसके कारण धीरे लोग अभी बाज़ार मार्केट करने आ रहे हैं। पहले बहुत अच्छा था बताते थे। अभी 2000 क्या बोलते हैं 5 से पहले धीरे वो 2002 से शायद चालू हो गया धीरे धीरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र एकदम पूरी तरह वो करने के। अब 2005 बजे जैसे सलवा जुर्म खुला तो पूरी तरह टप हो गया। अभी बोलना चाहिए 2025 में ये पूरी तरह से चालू हो गया है यहाँ। अभी लोग आना जाना कर रहे हैं, अब लोग रहना चाह रहे हैं। तो अब आगे क्या उम्मीद है? आप लोग को लगता है कि पुराना जो जगरगुंडा का कहना चाहिए कि वैभव जो है कि इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मार्केट था वो आ जाएगा वापस? अभी ऐसे लग रहा है सर। अभी माहौल ठीक हो जाएगा तो बाज़ार चालू हो सकता है यहाँ एक बार फिर से।
सर हमारे यहाँ एक क्या नेटवर्क बहुत परेशान है सर, यहाँ हमारे किसका? नेटवर्क का हमारे यहाँ नेटवर्क जी। आसपास एरिया में आप देखते हैं अंदरूनी क्षेत्र में वहाँ सब जगह जियो का नेटवर्क लग चुका है। और वहाँ सबको मतलब आप वहाँ अंदर आप यहाँ से 10-15 किलोमीटर चले जाएंगे तो आपको वहाँ नेटवर्क मिल जाएगा जियो की, लेकिन हम लोग के यहाँ बिल्कुल है ही नहीं सर। हमारे यहाँ आज भी मैं देख रहा हूँ, मेरे यहाँ देख जियो के सिम रखा हूँ सर, लेकिन जियो का नेटवर्क नहीं है। BSNL है लेकिन वो भी कब आता है कब जाता है तो कोई ठिकाना नहीं है। मेन समस्या वो नेटवर्क का सर और सरकारी बैंक का हमारे यहाँ जी। तहसील ऑफिस की आवश्यकता भी है सर हमारे यहाँ। तहसील ऑफिस वो कब उद्घाटन हो चुका है तहसील ऑफिस का, लेकिन तहसील अभी तक यहाँ पूरी तरह नहीं बन चुका है अभी। तो साफ है ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद कि इतने लंबे समय तक ग्रामीण लगभग यहाँ एक कैद जैसी हालत में रहे। सड़क बन जाने के बाद ज़रूर कुछ बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंची है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चिंतलनार से जगरगुंडा के बीच सड़क का निर्माण का कार्य पिछले कुछ समय से चल रहा है। आप ये जो पुल है इसकी हालत को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जगरगुंडा कैंप में कैसे एर्राबोर से जगरगुंडा तक की जो मात्र 56 किलोमीटर की दूरी है उसको पूरा करने में महीनों का समय लग जाता था। दरअसल नक्सली इस सड़क को जो उस ज़माने में और पतली हुआ करती थी इसको जगह जगह काट देते थे। और होता ये था कि जब महीनों का राशन लेकर के ट्रकें चिंतलनार की तरफ से निकलती थी तो ये 12 किलोमीटर का पैच वहाँ जगह जगह सड़कों को उनके बीच में नालियाँ खोद दी जाती थी और सुरक्षा बलों के साए में धीरे धीरे JCB से रास्ता बना कर उन गड्ढों को भर करके गाड़ियाँ ले दे करके 56 किलोमीटर की जो दूरी है वो कई बार तो एक महीने में तय कर पाती थी। दरअसल चिंतलनार और उसके पीछे पोलमपल्ली और ये जगरगुंडा ये जो है ये सब एक समय में नक्सलियों के लिबरेटेड जोन का हिस्सा हुआ करते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि चिंतलनार जो है वो उस समय नक्सलियों का जो लिबरेटेड जोन था उसकी राजधानी की हैसियत उसको मिली हुई थी। तो 2010 में जब चिंतलनार के पास में ही ताड़मेटला में 76 जवानों को नक्सलियों ने एक साथ मौत के घाट उतार दिया था, तो उसके बाद धीरे धीरे इस सड़क पर कैंपों की संख्या बढ़ी है और निर्माण कार्य में भी तेज़ी आई है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी चीज़ जो हमने महसूस की इस सड़क पर चलने के दौरान एक चीज़ जो दिखाई दी वो ये कि जगह जगह CRPF के और सुरक्षा बलों के कैंप तो हैं, लेकिन इस पूरे 12 किलोमीटर के पैच में हमको कहीं पर भी जहाँ जहाँ काम चल रहा था वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन कहीं पर भी सुरक्षा बल के जवान गश्त करते हुए नहीं दिखे। कैंप ज़रूर थे। हमको अक्सर ये होता था कि नक्सली जो सड़क निर्माण में लगी मशीनें थी उनको जला दिया करते थे, जो लेबर वहाँ काम करते थे उनको भगा दिया करते थे। लेकिन अभी आज के जो हालात हैं उसमें केवल एक जगह पर, क्योंकि हमको सुरक्षा बल के वो भी केवल 2-3 जवान थे, तो ये इस बात का प्रमाण है कि नक्सलियों की ताकत और उनकी मौजूदगी इस इलाके में घटी है। मैं इस वक्त सुकमा ज़िले के चिंतलनार इलाके में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक खुला सा मैदान है, लेकिन ये छोटा सा मैदान आजू बाजू घने जंगलों और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हम इस जगह पर इसलिए आए हैं क्योंकि लगभग 15 साल पहले यही वो जगह है जहां पर CRPF के 75 और जिला पुलिस बल के एक जवान को नक्सलियों ने भून डाला था। आपको बता दें कि CRPF के वे जवान यहाँ से ठीक 4-5 किलोमीटर पीछे चिंतलनार का जो कैंप है, CRPF का कैंप है, उसकी तरफ से ये लोग गश्त करके लौट रहे थे। उनको सुबह सुबह नक्सलियों ने इस खुले मैदान में घेर लिया। नक्सलियों ने चारों तरफ से एम्बुश लगाया हुआ था और जवान इस खुले क्षेत्र में उनके बीच फंस गए थे। आप मेरे बाईं तरफ अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कि छोटे छोटे मेड़ हैं। इन मेड़ों के अलावा बताया ये भी जाता है कि ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों पर भी नक्सलियों ने एम्बुश लगाया हुआ था। वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके अपने लिए एक सेफ पोजीशन बना करके बैठे हुए थे और जैसे ही जवान इस खुले एरिया में पहुँचे, नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और सारे के सारे 75 जवान और DRG का एक जवान
मारा गया। बताया जाता है कि उस समय जवानों को फायर करने तक का मौका नहीं मिला। सारे जवान क्योंकि उससे लौट रहे थे, गश्त से लौट रहे थे, उनके पास हथियार थे, लेकिन जवानों की ओर से एक भी फायर नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि क्योंकि नक्सलियों को इस बात का पूरा पता था कि जवान इसी रास्ते से लौटेंगे और उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन कहीं गड्ढों में, पेड़ों के किनारे और जहां जहां भी छुपने की जगह हो सकती थी उन लोगों ने वहां पर एम्बुश लगाया और जो जवान थे उनको जरा भी बचने का मौका नहीं मिला। उस घटना को लेकर के तरह तरह की अफवाहें हैं कि आखिर क्यों जवानों ने अपनी तरफ से एक भी फायर नहीं किया। ये किसी एक नक्सल घटना में किसी एक दिन एक साथ इतने जवानों की मौत किसी एक घटना में न उससे पहले न उसके बाद कभी हुई है। तो एक जो कारण बताया जाता है वो ये था कि नक्सली जवानों का जो वॉकी टॉकी है वो कहीं गिर गया था और वो नक्सलियों के हाथ लग गया था। जवान जब अपनी लोकेशन अपने उच्च अधिकारियों को और अपने साथ गए जो उनके साथी थे उनसे शेयर कर रहे थे तो नक्सली ये सारी बातचीत सुन रहे थे और इसलिए नक्सलियों को जवानों के एक एक मूवमेंट की जानकारी थी। यही कारण है कि जब नक्सलियों ने एम्बुश लगाया और जवान इस खुले इलाके में फंस गए तो जवानों को मौका ही नहीं मिला कि वो किसकी ओर फायर करें। अगर तुरंत वो फायरिंग शुरू कर देते और रैपिड फायरिंग जैसा कुछ वो कर लेते तो हो सकता है उनके अपने साथी उसकी चपेट में, फायरिंग की चपेट में आ जाते और उनको गोली लग जाती। लेकिन नक्सली क्योंकि पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखे हुए थे, उन्होंने प्रॉपर एम्बुश लगाया था, भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वो पेड़ों की आड़ लेकर के, मेड़ की आड़ लेकर के छुपे हुए थे, जो गड्ढे हैं वहाँ छुपे हुए थे। इसलिए जवानों को संभलने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला और ये बहुत बड़ी चूक जो जवानों से हुई उसकी कीमत उन्होंने 76 जान दे करके चुकाई। इस वक्त हम ये जो खेत देख रहे हैं ये खेत हो सकता है 6 अप्रैल 2010 को ये खेत जो अभी काला दिख रहा है यही गर्मी का दिन था। हो सकता है कि ये खेत उस समय पूरा का पूरा लाल हो चुका हो। आप देख सकते हैं ये महुए का पेड़ है, आसपास महुए के बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पर ऊंचाई से नक्सली अपने आप को बचाते हुए जवानों पर फायरिंग कर रहे थे। और क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि एकदम खुला मैदान है, बड़ा सा लगभग 2 एकड़ के आसपास का ये ग्रामीण कहते हैं, इसलिए इस खेत को, इस पूरे मैदान को समतल बना दिया है और इस पूरे मैदान में कहीं भी छुपने की कोई जगह नहीं है। नहीं चला सकते थे। तो यही कारण है कि इस बहुत ज़्यादातर जवानों की जान इस मैदान में हुई थी। मेरी बाईं तरफ बताया जा रहा है कि एक गड्ढे जैसा कुछ है, उस गड्ढे में भी नक्सली छुपे हुए थे और ये भी जो उस घटना के बाद जो स्थानीय ग्रामीण है वो बताते हैं कि किसी एक सिंगल नक्सली ने किसी गड्ढे की आड़ लेकर जो गोलीबारी की थी उसमें सबसे ज़्यादा जवानों की मौत हुई थी। तो अब जरा चलते हैं, जो दूसरा छोटा हिस्सा है मैदान का उस पर भी एक नज़र डालते हैं। ये मुकरम कहा जाता है, हालांकि जवानों की जो शहादत हुई थी वो ताड़मेटला ताड़मेटला कांड के नाम से जानी जाती है। हमारे साथ मुकरम गांव के एक स्थानीय युवा है, क्या नाम है दोस्त आपका? नंदू कुंजम। नंदू कुंजम। तो जब ये घटना हुई थी, जब नक्सलियों ने 76 लोगों को मारा था तो उस समय तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। कितनी उम्र थी आपकी? मेरा 14-15 साल तक। आप जब ये घटना हुआ था तो आप थे यहाँ मुकरम गांव में थे? नहीं था सर, स्कूल में था। अच्छा जी, छुट्टी हुआ तो फिर आए तो तब बताए सर गाँव में। अच्छा जी, हम लोग इधर पूरा घूमे भी है सर सब। अच्छा होने के बाद। हाँ हाँ, तो क्या था ये, यही वो जगह है जहाँ पर नक्सलियों ने 76 लोगों की जान ली थी? अच्छा जी, तो जवान पूरा वहाँ गड्ढा था सर, अभी 47 लोग में जवान छुपने के लिए जगह बना के दिखे, लेकिन बेनिफिट वो नहीं मिल पाया तो जवान शहीद हो गए। तो यहाँ पे ये झाड़ में
नक्सली खबर लेके बैठा था। अच्छा। जी। और क्या जानकारी है आपके पास? ये जो पीछे मेड़ दिख रहा है, इसके पीछे भी बैठे थे क्या? ये तो पूरा नक्सली घेरे थे, इधर पूरा झाड़ में ऊपर में एम्बुस बना के बैठ गए थे। पूरा मोर्चा बना है। कितने नक्सली होंगे, आपको कुछ पता चला बाद में कि कितने नक्सली शामिल रहे होंगे? थे, बहुत सारे जुगते बोलते। आप कुछ लोग बताते हैं कि पुलिस वालों ने भी रात में उधर कहीं खाना बनाया, नक्सली इधर खाना बना रहे थे, और दूसरे दिन सुबह सुबह तो रात भर नक्सलियों का मूवमेंट रहा और पुलिस वालों को पता नहीं चला। मुकरम में ही खाना बना के सर, पुलिस वाले भी और नक्सली भी। और पुलिस वालों को पता नहीं है कि मूवमेंट होगा बोल के। और सुबह सुबह 6 बजे उठ के आए तो इधर नक्सली लोग एम्बुस बना के रख दे, पूरा घेर के जवान को मार दिए। 6 बजे स्टार्ट हो गया फायरिंग होने का, सुबह से 6 बजे। जी सर। तो उस टुकड़ी में उतने ही 76 ही जवान थे और सब के सब मारे गए? जी जी। कोई एक आदमी भी नहीं बचा? एक आदमी भी नहीं बचा सर पूरे। और उसके बाद वो जवानों को मारने के बाद उनका हथियार भी लेकर के जी वो लोग फरार हो गए होंगे। जी। तो मुकरम, आपकी क्या कहानी है? आप सॉरी कुंजाम, आप मुकरम के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले तक ये एरिया जो है नक्सलाइटों का एकदम बहुत ज़्यादा प्रभाव वाला एरिया था। जी सर। उनको लेकर के आपकी क्या सोच है? आप क्या नक्सलियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? नक्सली क्या स्थानीय लोगों को परेशान करते थे, या वो जैसा बताते हैं कि वो तो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, परेशान भी करते थे सर। और ये पैसा वसूली, खाना चावल सब चीज करते थे। एक तरफ से अपने जनता को अच्छा से रहो, एक समान जियो, वही बात बताते थे सर। गलत होने से मारपीट करना किसी को। तो नक्सली आम लोगों को भी मारते थे? जी। क्यों, उसका कारण क्या था? ये पुलिस मुखबिरी कर रहा है बोल के। अच्छा। पुलिस से बात करने से भी ये मुखबिरी करने गया, इस टाइप का बात बता के मार दी। लेकिन आप कहीं मान लीजिए कि रास्ते में जा रहे हैं और आपको किसी पुलिस वाले ने रोक दिया, तो आपको तो रुकना ही पड़ेगा और पुलिस जो पूछेगी उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जी सर। तो उसको क्या मतलब, ऐसी स्थिति में भी वो आपको कहते हैं कि आप पुलिस के मुखबिर हैं? जी जी, ऐसी से सर। आप शायद आपके भाई पुलिस विभाग में है तो आपको घर में गांव में रहने का हक भी नहीं, भगा देते थे कि आप आपके भाई पुलिस में भर्ती हो गए तो आप चले जाओ, आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है बोल देते। तो आप बता रहे थे कि आपके पिता को लेकिन पुलिस वालों ने मार दिया। जी सर। क्या कहानी है आपके पिता मेरा की? पिता बुजुर्ग था सर, घर में था, पुलिस वाले पकड़ के लाए। तो हमारे यहाँ आम त्योहार होता है। हाँ। आम त्योहार डालने के लिए मम्मी और पापा है, अंदर से निकाले, पापा को निकाल के लाए, बहुत मारे। मम्मी पीछे पीछे आई, मम्मी को भी मारे उठते। पापा को इधर ला के पूरा घुमा घुमा के मार के सीन पौधा के नीचे घुसा दिए थे। अभी मेरा भैया पुलिस विभाग में सर, वही भैया ही मिला है। अच्छा जी। तो क्यों आपके भाई खुद पुलिस में हैं और आप कह रहे हैं कि ये कब की बात है? ये 2010 की बात है। मेरा भाई तो 17-18 में भर्ती हुआ सर। अच्छा। जी तो आपके पिता को पुलिस वालों ने ही मार दिया जी बिना किसी अपराध के या बिना किसी गुनाह के, जी और उसके बाद आपका भाई पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ। जी सर। तो आपके भाई को नहीं लगता कि ऐसे में कैसे पुलिस में भर्ती हो जब आप पुलिस ने बिना गलती के आपके पिता को मार दिया? भैया को भी नक्सली का वारंट लगा दिए थे सर। अच्छा। इसलिए फिर भैया को मारने का था। ये सर कलोरी साहब थे, तो यहाँ आए थे मुकरम में, यहाँ के मिलसा सदस्य लोगों को सिलेंडर करा दिए। उस टाइम भैया फिर कुछ करते भी नहीं, व्यापारी थे, दुकानदारी का। मैं पढ़ाई लाइफ में देते थे पैसे, एक दुकान, तो उसी से पढ़ाई कर रहा था। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरा 9th तक हुआ सर, आगे नहीं हुआ जारी। अच्छा। तो यहाँ स्कूल है मुकरम में? स्कूल है सर अभी। अच्छा। एक साल उस जब आप पढ़ते थे तब नहीं था? नहीं था। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की? मैं पढ़ाई जगरगुंडा, ये बालक आश्रम जगरगुंडा से। अच्छा। हाँ, हाई स्कूल जगरगुंडा से। अच्छा। सॉरी सर, बालक आश्रम नागर हम 5वीं तक किया सर। अच्छा। 6वीं से 9वीं तक के जगरगुंडा हाई स्कूल। अच्छा। तो आप क्या वहीं पर, जगरगुंडा तो यहाँ से काफ़ी दूर है, 14-15 किलोमीटर है। जुड़ूम के चलते
पूरा स्कूल में दोरनापाल गया था सर। अच्छा तो वहीं दोरनापाल किया। अच्छा अच्छा। तो मेरा पापा का जो डेड बॉडी में चेहरा भी नहीं देखा, कैसे था क्या है, पूरा कीड़ा पड़ गया था, छुपा दिया था। कितने दिन बाद मिल रही थी बॉडी? कितना दिन, 4-5 दिन के बाद मिला सर। पूरा गांव वाले ढूंढे सर, हम्म पूरा इधर पूरा ढूंढे, नहीं मिल रहा था, पूरा छुपा दिए थे। हम्म, हम्म। तो आप देख सकते हैं ये बस्तर के आदिवासी का दर्द है। कुंजाम के पिता को पुलिस ने नक्सली बताकर मार दिया। इनके पिता की लाश को एक छिंद का पेड़ यहाँ कहा जाता है, जो बस्तर में बहुतायत में पाया जाता है, उसके नीचे दबा दिया गया था। कई दिनों के बाद उनकी लाश बरामद हुई। उसके बाद इनके जो बड़े भाई हैं वो खुद पुलिस में हैं। तो उनका अपना दर्द होगा। उनको पुलिस में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर पुलिस का ये आरोप था कि ये मिलिशिया का मेंबर हो सकता है। तो बस्तर का आदिवासी पिस्तौरा है वो 2 पार्टों के बीच में है। एक पार्टे पर की तरफ नक्सली हैं और दूसरी तरफ पुलिस।